हम्म, कि शिंगल्स हार्पिस जोस्टर आखिर होता क्या है? ये किस वायरस की वजह से होता है? क्या ये चिकन पॉक्स से रिलेटेड है? ठीक। नमस्ते। जब मुझे खुद हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े, तब मुझे एहसास हुआ कि अवेयरनेस कितनी जरूरी होती है। और आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हेल्थ अवेयरनेस, प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन जैसे जरूरी विषय पर। क्योंकि अक्सर हम अपनी हेल्थ को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम सामने नहीं आती। और इसी टॉपिक पर सही गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मिलिंद साठे जी, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है, चेस्ट डिजीज एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 38 वर्षों से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। और उसमें से एक पेशेंट मैं भी हूँ। मुझे याद आता है कि आज से 20 साल पहले मुझे बहुत सीरियस, ये कह सकते हैं कि सीवियर निमोनिया हो गया था। और बहुत कंडीशन खराब थी, 22 डेज में क्योरवेल में एडमिट थी। और मुझे सेकंड लाइफ देने का श्रेय डॉक्टर साठी जी को ही जाता है। तो इनके साथ ही ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड स्पेशलाइज्ड हैं और लाइफस्टाइल डिसीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी और बीपी को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं। वर्तमान में ये इंदौर के वी1 हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साठे जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो डॉक्टर, आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना वैल्यूबल धन्यवाद समय धन्यवाद। हमें दिया। धन्यवाद। बताएं। जी जी। देखिए, अभी शिंगल्स के बारे में बहुत सुनने में आ रहा है, जी। हार्पिस जॉस्टर। मैंने काफी लोगों को सुना है और मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें हमको अवेयरनेस के लिए मुझे एक आपसे 1 to 1 करना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट किया कि आपसे हमें कुछ जानकारी मिल सके और लोगों को मैं अवेयर कर सकूं। तो मेरा पहला बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन है आपसे कि शिंगल्स हार्पिस जोस्टर आखिर होता क्या है? ये किस वायरस की वजह से होता है? क्या ये चिकन पॉक्स से रिलेटेड है? यस। हेलो एवरीवन। ये वायरस की जो बात है, शिंगल्स की, जिसे हम हर्पीस भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। जैसे इसे नागिन कहा जाता है, इसे, है ना, अक्की भी कहा जाता है, कहीं कहीं झापड़ कहा जाता है, या मकड़ी ओके। कहा जाता है कि मकड़ी उभर गई। तो इसके अच्छा। लक्षण ऐसे रहते हैं कि मकड़ी जैसे एकदम वेसिकुलर इरप्शन होते हैं, वेसिकल जैसे उभर जाते हैं शरीर पे अचानक से, बिना किसी यस। कारण के। और इसका जो कारण है वो वही है जो मैम बता रही हैं कि चिकन पॉक्स वायरस जो रहता है, वो बचपन में हम सब करीब करीब सभी लोग उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। कई लोगों को सिम्टम आते हैं, कई को नहीं आते। लेकिन ये चिकन पॉक्स वायरस फिर आपकी नर्व्स में, नर्व्स के डार्सल रूट में सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और कई सालों तक रहने के बाद में, कई बार जब इम्यूनिटी कम हो जाने से ये रिएक्टिवेट जब होता है, उस समय ये हर्पीज के रूप में या इस तरह के दानों के रूप में सामने आता ओके। है। तो शुरुआत में इसके सिम्टम्स कैसे पहचाने? सिम्टम इसके ये आते हैं कि अचानक बिना किसी कारण के आपके किसी भी अंग पे, मैक्सिमम चेस्ट एरिया में, पूरा चेस्ट और थोरेक्स जो है वो 75-80% इन्वॉल्व होता है। तो उस एरिया में वेसिकुलर इरप्शन जिसको हम बोलते हैं, या हम भाषा में बोलें कि पानी भरे हुए ऐसे वेसिकल्स या फफोले आ जाते हैं। और उसमें हल्की सी जलन शुरुआत में होती है और बाद में तेज जलन होती है। दर्द भी वो बोल सकते हैं, जलन भी हो सकती है, लेकिन खुजली नहीं होती। सो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि ये सामान्य कोई इन्फेक्शन नहीं है, या ये कोई एक्जिमा नहीं है, ये कोई अलग इन्फेक्शन है। तो इस तरह के वेसिकल्स इसमें इरप्ट होते हैं और पेनफुल रहते हैं और बर्निंग वाले रहते हैं। और किसी भी अंग में हो सकते हैं, जनरली चेस्ट में ज्यादा होते हैं। इसके बाद फेस है, लंबर एरिया है, या लेग्स है, वो भी कुछ कुछ एरिया में इन्वॉल्व होते हैं। जी। ओके। वैसे आपने मेरे तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया है कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम, मतलब कब समझना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जब हुए थे तो 2-3 दिन तो मैं यही समझ रही थी कि हो सकता है कहीं मॉस्किटो बाइट हो, या उसको हम्म। मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन 3-4 डेज बाद मुझे क्लियर हुआ कि ये तो कुछ और है। हाँ, उसमें समय लगता है, क्योंकि शुरू में ये किसी भी बाइट जैसे ही दिखता है, क्योंकि उस समय फफोले नहीं आते। जी। और जब फफोले या वेसिकल आते हैं तब हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये कुछ दूसरा है। और फिर हम आगे मेडिकल जांच के लिए वगैरह डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जैसा आपने कहा, शरीर की किस हिस्से में ये ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा ऐसा देखा गया है कि ये चेस्ट एरिया में ज्यादा होता है, थोरेक्स का एरिया जो बोले हम, उसमें ओके। सबसे 75% होता है। और इसके बाद 12-13% फिर फेस पे, या एब्डोमिनल के नीचे, या थाई में, या इन एरिया में जो होता है। और ओके। इस तरीके में हो सकता है।
मतलब मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा पेन फील किया था, तो क्या ये हर पेशेंट में कॉमन होता है? यस, बल्कि ये पेन भी हमको 2 या 3 दिन बाद ही मालूम पड़ता है, और तब ये हाँ। जलन, बर्निंग सेंसेशन, या स्टेबिंग पेन, या जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, इस टाइप का पेन होता है। और इससे पर्सन आइडेंटिफाई करता है कि ये कुछ और है, और फिर वो मेडिकल ओपिनियन के लिए जाता है। तो किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा होता है? मतलब क्या स्ट्रेस या इम्यूनिटी का इससे कोई कनेक्शन है? जी हाँ, इम्यूनिटी का तो हर बीमारी से कनेक्शन है, इससे भी है। और जैसे मैंने बताया कि ये एक वेरिसेला वायरस है, जो चिकन पॉक्स इन्फेक्शन के समय हमारे शरीर में चला जाता है। उस समय जो भी होता है ट्रीटमेंट, या चिकन पॉक्स होता है नहीं होता है, लेकिन ये वायरस शरीर की नसों में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की नसों में जाके, और वहाँ ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, या सुप्त अवस्था में रहता है। अब ये रिएक्टिवेट कब होता है? तो कुछ प्री कंडीशन है। जैसे यदि आपकी उम्र 50 से ज्यादा है ना, आपके कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीजेस है जैसे अर्थराइटिस वगैरह, या कैंसर है, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इवन लंग कंडीशन जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, सीओपीडी जो है, इन पेशेंट में देखा गया है कि ये ज्यादा होता है, या जल्दी होता है। ओके। जी। तो अगर यदि टाइम पर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इसके कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि शुरुआत में तो स्किन तक ही रहता है, लेकिन दो मुख्य इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, जिसमें जैसे कि नाम से विदित है कि पोस्ट हर्पेटिक, हर्पीज होने के बाद में होने वाला न्यूरल्जिया है, नर्व का पेन। तो जिस नर्व को ये अफेक्ट करता है, जैसे चेस्ट का हम लें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी टिपिकल रहता है। एक डर्मेटोमल पैटर्न में ये स्प्रेड होता है, मतलब एक नर्व जिस स्किन के एरिया को सप्लाई करती है, उतने एरिया में ये लिमिटेड रहते हैं। और जनरली चेस्ट में हुआ तो एक साइड चेस्ट का रहेगा, दूसरी साइड नहीं रहेगा। थाई में हुआ तो एक साइड होगा, दूसरी साइड नहीं होगा। सो उस एरिया में फिर कुछ समय तक पेन होता रहता है, और अंदरूनी पेन होता है, बाहर से नहीं दिखता है, फफोले ये भी ठीक हो जाते हैं। हाँ। लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, या जिसे PHN कहा जाता है, ये कई बार महीनों तक, और इसके बाद कई बार सालों तक चलता है। इसलिए इसको डेंजरस इन्फेक्शन माना जाता है, और इसका जल्दी से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ओके। दूसरा एक और कॉम्प्लिकेशन है ऑप्थेल्मिक डिसीज और ईयर डिसीज। यदि कान के अंदर का इन्फेक्शन हुआ, या आंख का हुआ, तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, विजन लॉस भी हो सकता है। और कई बार कान के जो इन्फेक्शन होते हैं, उसके अंदर फेशियल पैरालिसिस भी होता है, जिसमें कि कान में जाने वाली नस अफेक्ट होती है, और फेशियल नर्व भी अफेक्ट होती है। और न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्ट प्रॉब्लम में कई बार इससे इंसेफेलाइटिस भी होता है, मतलब ब्रेन का इन्फेक्शन भी हुआ, ब्रेन तक वायरस पहुंच जाता है। इसलिए इसको जल्दी से इलाज करना चाहिए, और ट्रीटमेंट चालू करना ओके। मतलब अगर किसी को फंगस हो जाए तो उसे तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है। चाहिए। 72 आवर्स में ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, एंटीवायरल। ओके। और ये इलाज कितने समय तक लगता है? ये कम से कम शुरुआत में 10 दिनों तक तो रेगुलर लेना ही लेना है। लेनी और है। करीब 4 से 5 दिन तक तो फफोले बढ़ते हैं, और उसके बाद वो कम होना शुरू होते हैं, तो उसका हम्म। पूरा पीरियड तो 2 वीक तक रहता है। 2 वीक तो तक वो धीरे धीरे कम होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हम 10 दिन तक ले लेते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रहता है। ओके। लोगों के मन में एक बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या ये छूने से फैलता है या बार बार हो सकता है? जी हाँ, ये वायरस इन्फेक्शन है, और स्किन का इन्फेक्शन है, इसलिए छूने से फैलता है। और जिसको ये इन्फेक्शन है, उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, और लोगों से संपर्क अवॉइड करना चाहिए। और क्लोज संपर्क तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए फैमिली में। अपने कपड़े, अपने टॉवेल, बाथरूम सब अलग रखना चाहिए, क्योंकि वायरस बहुत इन्फेक्टिव है, ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। जैसे किसी को सर्दी होती है, वो वायरस से ही होती है जनरली, या गले का इन्फेक्शन वो भी वायरस से होता है। तो उस आदमी के छींकने खांसने से दूसरों को वायरस फैलता है। और यहाँ चूंकि ये स्किन का वायरस है, तो ये स्किन कॉन्टेक्ट से फैलता है, इसलिए इसमें बहुत प्रिकॉशन की जरूरत है। ओके। मतलब अगर घर में किसी को हो जाए तो बाकी फैमिली को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? अभी तो वैसे आपने बता ही दिया है कि हाँ, आइसोलेटेड मेरे होना हिसाब बहुत से जरूरी है। जिनका क्लोज कांटेक्ट है, जिनका क्लोज जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, तो यदि वाइफ को है तो हस्बैंड ने वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। या ओके। एक लेडी घर में रह रही है, उसके माता पिता हैं, तो उन लोगों दोनों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, उनकी एज ज्यादा है। सो हम्म। जिसका करना है, उसके अंदर भी देखी जाती है कि उनमें क्या इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। यदि एज ज्यादा है, उनको भी कोमॉर्बिड कंडीशन, बीपी, शुगर, थायराइड कुछ है, और हम्म। उनकी एज भी ज्यादा है, तो उन लोगों को तो वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए। वैक्सीन लगाना चाहिए। ओके। हम्म। तो मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? हो सकता है, यदि इंसेफेलाइटिस की स्टेज में चला जाए अनट्रीटेड, जैसा कई बार होता है, नहीं पता पड़ने से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता इसका,
और उस हम्म। केस में फिर ये बहुत सीवियर फैल जाता है, ओके। तो ब्रेन में, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में फैल जाता ओके है। ओके ओके, तो फिर मतलब काम पे जाना या बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए इस दौरान? हाँ, जनरली हम सलाह देते हैं कि एटलीस्ट 1 वीक का आराम ही करे पर्सन घर पे, क्योंकि जब बाहर जाएगा तो लोगों के संपर्क में आएगा वो। हम्म। और बॉडी भी कांटेक्ट कहीं ना कहीं होता है, जैसे मान लीजिए जिसको है चेस्ट पे, उसने चेस्ट पे हाथ लगा के रखा है और उस हाथ से दूसरे से हाथ मिलाया, तो वो वायरस ट्रांसफर हो जाता है वहां पे। उस केस में फिर उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए। और डाइट में क्या मतलब खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए इसमें? डाइट से इसका ज्यादा संबंध नहीं है, पर हाँ, अच्छा डाइट, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, अच्छे प्रोटीन्स वगैरह हो जिसमें, वैसा लेना चाहिए। हाँ, उनके कोमॉर्बिड कंडीशन यदि है, जैसे शुगर है तो शुगर कंट्रोल रखना जरूरी है। हाँ, एक और कंडीशन है जिसमें ज्यादा होता है, जिन पेशेंट को किसी कारण से स्टेरॉइड की गोली दे रहे हैं, स्टेरॉइड खाने से हमेशा इम्यूनिटी लो हो जाती है। सो उस केस में उनको स्टेरॉइड है तो कम करना पड़ेगी या बंद करना पड़ेगी डॉक्टर की सलाह लेकर। और ओके। उस कंडीशन में होने की संभावना भी ज्यादा है। जैसे मैंने अभी काफी समय से तो स्टेरॉइड्स नहीं लिया था, पर मुझे याद आता है 1-1.5 साल पहले स्टेरॉइड जरूर लिए थे, जब काफी कफ और हाँ, चेस्ट में प्रॉब्लम था तब मैंने लिए थे। हाँ, उस कारण से आज नहीं होगा। ओके। आज आपकी इम्यूनिटी उसके कारण नहीं अफेक्ट हुई है, लेकिन हाँ, इन जनरल अफेक्ट हुई है। वैसे आपको एक और बता दूं, हाँ। इन जनरल इसका जो प्रिपॉन्डरेंस बोलते हैं वो मेल टू फीमेल में, फीमेल में ज्यादा है। मतलब बिना ओके। किसी कारण के 19% में ज्यादा ही होता है इन्फेक्शन। सो अच्छा। फीमेल भी है, और एज 50 का वो है, और कोमोरबिड कंडीशन है, और स्ट्रेस है, और इम्यूनिटी, ये सब कारण मिल गए तो फिर होने की संभावना ज्यादा होने। ओके। है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी कि हम्म, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है एक आम इंसान को, मतलब 3 सबसे जरूरी बातें क्या करनी चाहिए? क्या वैक्सीन इसका, जैसे आपने बताया वैक्सीन लगाना चाहिए, तो उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। थोड़ा सा बताएं। इसके वैक्सीन आते हैं, और जैसे आजकल एडल्ट इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है या गाइडलाइन में आ गया है। सो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पॉसिबल डिसीजेस अबोव 50 ईयर्स ऑफ एज जिनको है, या कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उन लोगों के लिए जैसे निमोनिया के वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी ए के वैक्सीन है, वैसे ही शिंगल्स का भी वैक्सीन है, या हर्पीस जोस्टर का वैक्सीन है, जो आजकल रिकमेंडेड किया है। और वही इनका रिकमेंडेशन के क्राइटेरिया है कि यदि आपकी एज ज़्यादा है और आपको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसमें आपको ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए। दूसरा, यदि आपको शिंगल्स हुआ है या हर्पीस हुआ है, तो उस केस में अच्छी इम्यूनिटी के लिए 1 महीने बाद आपको ये वैक्सीन लगा लेना चाहिए। हाँ, आपके पार्टनर को आज ही लगा सकते हैं वो, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ नहीं है और इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। सो इससे लास्टिंग इम्यूनिटी हो जाती है, 2 डोजेस लगते हैं, इससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाती ओके। हाँ, मतलब मुझे याद आ रहा है डॉक्टर कि बचपन में हम वैक्सीनेशन के लिए बहुत सीरियस होते थे, जब बच्चे हुए नहीं कि उनका एक कार्ड बन जाता था, लेकिन एडल्टहुड में हम इसे ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। है। हाँ, और इस बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम है कि एडल्ट को वैक्सीन लगाना भी चाहिए कि नहीं। जैसे आपको यस। मालूम है, वैक्सीन का मतलब होता है कोई भी डिसीज ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव वैक्सीन। सो प्रिवेंटिव वैक्सीन, एडल्ट वैक्सीन आजकल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आ गए हैं। और इसलिए मैंने जैसे बताया, इन सब बीमारियों में, जैसे निमोनिया है, फ्लू है, इन सब में हाँ। गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है। जी जी। और शिंगल्स में भी है। मतलब शिंगल्स के अलावा हेल्थ कंडीशन, मतलब एडल्ट्स को वैक्सीन लेना चाहिए, तो आप लेना एक बार चाहिए। फिर से बता दीजिए कौन कौन से वैक्सीन लेना जरूरी होता है? वैसे तो बहुत सारे वैक्सीन हैं, लेकिन अब रिकमेंडेशन में अभी जो है, और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम्म। जैसे खासकर फीमेल की यदि बात करूँ, तो फीमेल को 15 ईयर्स टू 35 ईयर्स के बीच में एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं, पेपिलोमा वायरस होता है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, वो जरूर ओके। लगाना चाहिए। और आजकल गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड कर देती है, यंग एज में ही इसको लगा लेते हैं, 2 डोजेस लगाते हैं। तो ये ओके। फीमेल के लिए वैक्सीन हो गया। और एक एडल्ट पर्सन को यदि वो 50 से कम एज का है, तो जनरली, और हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, जैसे सिस्टर्स हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स हैं, इनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी हॉस्पिटल में आजकल लगाते हैं, सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगाया जाता है। और निमोनिया और फ्लू, क्योंकि हमारे देश में रैमपंटी है, करीब करीब सोसाइटी में सभी को फ्लू और निमोनिया होता रहता है। तो फ्लू के जो इसके वैक्सीन आते हैं वो ईयरली लगाए जाते हैं, साल में 1 बार, क्योंकि हर बार फ्लू के वायरस की स्ट्रेन बदल जाती है हर साल। तो उस समय का जो लेटेस्ट स्ट्रेन चल रहा है उस हिसाब से वो वैक्सीन लगाए जाते हैं। और निमोनिया के 2 तरह के वैक्सीन आते हैं। एक होता है 13 वैलेंट वैक्सीन, मतलब 13 तरह के उसके अंदर वायरस रहते हैं, और दूसरा रहता है 25 वैलेंट वैक्सीन आता है, 23 वैलेंट वैक्सीन आता है। तो उसको एक एक साल के अंदर से लगाते हैं हम, PPSV 13 और PPSV 23। तो एक लगा दिया अभी, और 1 साल बाद दूसरा लगा दिया, तो ये 5 साल तक की इम्यूनिटी इसमें अच्छी रहती है, 5 साल बाद फिर आप रिपीट कर सकते
और फ्लू का वैक्सीन ईयरली लगाना ओके, है। थैंक यू सो मच। मैंने तो आपसे कार्ड बनवा लिया है, तो मैं जब थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर मुझे शिंगल्स वैक्सीन तो आपने बोला ही है कि लेना हाँ बिल्कुल। चाहिए। और भी जो वैक्सीन जरूरी होंगे वो डेफिनेटली मैं लूंगी, क्योंकि मुझे भी अवेयरनेस हुई है इसके बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल। कई जी, कई लोग सोचते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें वैक्सीन क्यों ले हमें, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? नहीं, अपन जिसको बोलते हैं ना प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आज उसके लक्षण नहीं है, ऐसा बोले। जी प्रॉब्लम हो सकता है अंदर हो, प्रॉब्लम हो सकता है होने वाली हो। इसी को हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कवर करते हैं मेडिकल के। मैं आज कई सालों से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और इससे जुड़ा हुआ हूँ। सो हम ये देखते हैं कि जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, कोई भी जाता है, तो उस समय उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वो सिर्फ एक जनरल चेकअप के लिए जा रहा है, ये देखने की कोई बीमारी तो नहीं है। और उस चेकअप के अंदर कई चीजें मालूम पड़ती है, कई ऐसी कंडीशन मालूम पड़ती है जो आगे चल के बीमारी का रूप लेने वाली है, या आगे चल के उससे शुगर होने वाली है, या थायराइड होने वाला है, या और भी कुछ बीमारियां होने वाली है। वो सब उसी समय मालूम पड़ जाती है और उसकी प्रिवेंटिव स्टेप लेते आती है। इसी तरह वैक्सीन भी प्रिवेंटिव स्टेप है। वैक्सीन हेल्दी आदमी में लगाते हैं, बीमार आदमी में नहीं लगाते। तो आदमी जब हेल्दी है उस समय उसको प्रिवेंटिव चेकअप, और जब हेल्दी है उस समय उसको वैक्सीन, ये लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी जानकारी मिली और शायद काफी लोगों को इससे फायदा भी होना चाहिए कि यस। ये बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है। तो हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर अवेयर रहें और उसके लिए काम करें। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आपसे इस मेरी बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे अवेयरनेस कर रही हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि एक मेडिकल फील्ड में अवेयरनेस तो रहती है, एक बार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से सलाह देते हैं। पर आप जैसे दूसरे फील्ड में काम कर रही हैं, फाइनेंशियल फील्ड में हैं, आपसे जुड़े लोग अलग एक फील्ड में हैं, जो डॉक्टर के पास तभी जाते हैं, जैसा सोसाइटी में कंसेप्ट है, तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं। तो जी, ऐसा कंसेप्ट नहीं रहा, अब जमाना बदल गया है, 21 सदी का जमाना है। अब जमाना ये है कि बीमारी न हो उसके लिए डॉक्टर के पास जाया जाए, कि भाई यस, न हो उसके लिए हेल्थ चेकअप कराया जाए, न हो उसके लिए वैक्सीन लगाया जाए। होने के बाद तो सभी जाते हैं। सो एक ये स्टेप पहले लेना जरूरी है। जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच। आपने समय दिया और हमें काफी सारी चीजें मिली। हम नेक्स्ट इसमें आपसे फिर से मिलेंगे। और रिवर्सल डायबिटीज जैसा आप प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसके बारे में भी हम कि जरूर हाँ, थोड़ा सा समझेंगे। शॉर्ट में बता दूं, मैं उसी में, चूंकि मेरा इसमें पैशन है कि बीमारी होने के पहले उसे कैसा रोका जाए। होने के बाद तो ट्रीटमेंट लेना लाजमी है, वो तो करना ही पड़ता है, और इसलिए मैं एक अलग से प्रोग्राम भी करता हूँ, जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज्यादा जोर देते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन पे जोर देते हैं। और इस इन मीन्स से उस बीमारी को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे मोटापा है, या डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या स्किन डिसीज है, या जॉइंट डिसीज है, बहुत सारी बीमारियां इसमें कवर हो जाती है। यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं इसको यहाँ हाँ, एक सवाल मेरे मन में आया था कि जैसे हम लोग सारे पेशेंट देखते हैं, मेडिक्लेम के पेशेंट भी रहते हैं, और किसी भी बीमारी में जिसका पैथोलॉजिकल बेसिस है, उसका मेडिक्लेम सेटलमेंट तो हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। लेकिन अब जैसे वैक्सीन है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो यही पूछना था कि क्या ये वैक्सीनेशन मेडिक्लेम में कवर होगा या नहीं, ओपीडी बेसिस पे, क्योंकि ओपीडी बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। जी, हम्म। बिल्कुल। देखिए, शेंगल्स यदि फर्स्ट स्टेज में है तो ये वैसे तो मेडिक्लेम में कवर नहीं होता है, लेकिन जहां आपने वैक्सीनेशन की बात की है तो बहुत सारी कंपनीज में ओपीडी होता है। लाइक मी, ओपीडी कवरेज मेरे है। पास हाँ जो हाँ। है तो अच्छा ओपीडी है अच्छा। जो 5,000 से 50,000 तक होता है। और कुछ कुछ कंपनीज राइडर देती है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं वहां पे भी। हमें लगता है थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ रहा है तो हम क्यों लें। तो ये एक हम्म। राइडर होता है ओपीडी जो लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर आपको फर्स्ट स्टेज पे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे आपने डॉक्टर बताया था बीच में कि ये बहुत सीरियस कंडीशन में भी जा सकता है, फेस पे आ सकता है, ब्रेन में जा सकता है, या इसकी कुछ सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। उस स्टेज में यदि ये जाता है और डॉक्टर आपको ये करते हैं, तो फिर आपको उसके लिए एडमिट होने के बाद आपका क्लेम सेटलमेंट हो सकता है। हो सकता है। हम्म। बराबर, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन का सेटलमेंट तो मिलता है। हाँ, लेकिन वो तब ओपीडी का जब नहीं वो मिलता। सीरियस कंडीशन में हो। फर्स्ट Yes, स्टेज जो yes, शेंगल्स के उसमें तो आपको ओपीडी में ही मिलेगा।
ओपीडी में मिलेगा। लेकिन यदि वो सीरियस कंडीशन में है, ये अप्रूवल डॉक्टर से मिल जाता है कि एडमिट होना अब जरूरी है, तो फिर हाँ। वो एडमिशन पे भी मिलेगा। यस। हाँ, लेकिन ओपीडी जरूर मिलता है इसमें, यदि आपके मेडिक्लेम में ओपीडी आपने लिया है तो। मेडिक्लेम पॉलिसी में भी ओपीडी या ट्रीटमेंट कुछ है क्या? कंपनीज में इनबिल्ट होता है और कुछ कंपनीज में राइडर होते हैं। ओके ओके। तो बताए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच।